हेलो एवरीवन, आई एम निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, विच इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है ये। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, आई विल ब्रीफली इंट्रोड्यूस टू यू। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था बैटल ऑफ प्लासी। देन वी हैव डिस्कस्ड द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हमने डिस्कस किया। थर्ड, वी हैव डिस्कस्ड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और एक और टॉपिक हमने, छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था, फारूक सियार फरमान। तो ये 4 टॉपिक हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये टॉपिक समझने में दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए पहले आप ये जो 4 टॉपिक है उसको जाके देख लो। फर्स्ट लेक्चर में 30 मिनट के आसपास का वीडियो है, आप उसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर हो या बैटल ऑफ प्लासी हो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम टाइम्स, यानी कि जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, ना कि सिर्फ CUT PG, आप इंडिया के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, वहाँ पे इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला हो वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें हम क्या बेसिकली पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ेंगे? लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब देखो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ने से पहले आपको ये समझना जरूरी होता है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब ब्रिटिशर्स का जो इनकम होता था वो मैक्सिमम कहाँ से होता था? वो लैंड रेवेन्यू से होता था। वो जो कर वसूलते थे किसानों से, उनका सबसे ज़्यादा जो मतलब उनसे जो पैसा आता था ब्रिटिशर्स के पास, वो उनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के पर्सपेक्टिव से भी। किस तरीके से किसानों को एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरीके से जो यहाँ रेवेन्यू मतलब जो यहाँ किसान काम करते थे, या लैंड का जो डिटोरिएशन हुआ, ठीक है, वो किस तरीके से इन्होंने किया, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो लोग भी DU LLB 2024 या फिर CUET PG, क्योंकि DU LLB अब CUET PG के बेसिस पे होता है, तो CUET PG 2024 के लिए जो भी अपियर होना चाहते हैं और आपको प्रैक्टिस करना है मॉक प्रैक्टिस, तो ये बुक आपके लिए है। इसमें हमने प्रोवाइड किया आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, जिसमें हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया है इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो इसमें आपको ये मिलेगा, और ये हमारा 3rd एडिशन है। अगर अभी आप सर्च करोगे तो आपको 2nd एडिशन वहाँ पे दिखेगा, जो कि आपको परचेस नहीं करना है। 3rd एडिशन जो है मैक्सिमम आपके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है, तक ये अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको, आप इसे परचेज कर सकते हो। 2nd बुक है हमारा टॉप लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, आपके एग्जामिनेशन में कहीं पूछा जाता है, तो इसमें 1950 से लेकर 2023 तक टॉपिक वाइज जो है लैंडमार्क जजमेंट हमने प्रोवाइड किया है। इसको भी आप परचेज कर सकते हो। कहाँ से परचेज कर सकते हो? notionpress.com, यहाँ से जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपको ये बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा हार्ड कॉपी में। ठीक, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो ये मैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक, तो मैप डालने के पीछे रीज़न ये है, ठीक है, आपको समझ में आ जाए कि जो सिस्टम थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट है, महलवारी सिस्टम है, ये कौन कौन से एरिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि आप इसे मैप पे देख लो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आप भूल नहीं पाओगे आगे जाके। ठीक है, तो ये जो है 1764 से पहले का मैप है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी इस मैप के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था। और ये जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के जो इम्प्लीमेंटेशंस हुए थे रेवेन्यू सिस्टम, उनके मैप उनके बारे में ये बताता है। तो देख रहे हो परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है? परमानेंट सेटलमेंट। अब देखो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैप में आपको ये पता होना चाहिए लोकेशन। जैसे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो जो ये रीज़न है, और अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो ये जो रीज़न है पूरा, ये इधर, ये पूरे रीजन में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं 3 स्टेट में किया गया था, और भी स्टेट में, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द इम्पैक्ट हुआ था इन 3 स्टेट में हुआ था। उसी तरीके से रैयतवाड़ी सिस्टम की अगर बात करूँ तो ये बॉम्बे एंड मद्रास वाला रीजन, ठीक है, जैसे अभी अगर मान के चलो ये महाराष्ट्र वाला रीजन जो है,
और ये हैदराबाद, ठीक है, ये जो पूरा रीजन था यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। और वहीं अगर महलवारी सिस्टम की बात करूँ तो ये पंजाब एंड यूपी, ये वाला पोर्शन भी इसमें कवर है। तो पंजाब एंड यूपी में महलवारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था, और भी जो इसके आजू बाजू स्टेट थे उनमें भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट जो कवर करता है महलवारी सिस्टम को वो कौन सा था, पंजाब एंड यूपी। तो चलिए आज का नेक्स्ट मतलब जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। तो टुडे विल डिस्कस, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसको, क्योंकि इन तीनों टॉपिक से आपके कोई भी एग्जामिनेशन में आप बैठ जाओ, इंडिया के किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड है हमारा रैयतवारी सिस्टम और थर्ड है हमारा महलवारी सिस्टम। तो चलिए एक एक करके जो है चीज़ों को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा, फैक्ट वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जो सवाल आएगा वो फैक्ट के बेसिस पे ही आएगा। कॉन्सेप्ट बस इसलिए है ताकि आप समझ पाओ और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको रिटेन कर पाओ, अपने माइंड में याद रख सको, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। अब देखो परमानेंट सेटलमेंट है क्या। परमानेंट सेटलमेंट एक तरीके का पॉलिसी लाया गया था, रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जो ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किया था फार्मर्स के ऊपर। तो जो भी पॉलिसीज़ वो लेकर के आते थे उनका एक ही होता था फोकस, उनका जो फोकस होता था वो क्या होता था कि इंक्रीज टैक्स या फिर रेवेन्यू। वो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए इस तरीके का जो है पॉलिसी इंप्लीमेंट किया करते थे, ताकि जो कंपनी का इनकम है वो मैक्सिमाइज हो सके। और सबसे बेहतर तरीका, क्योंकि आपको पता होगा अभी भी जो है 69% जो हमारा कंट्री का पॉपुलेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। तो उस टाइम पे तो और ये मेजॉरिटी थे, 80-85% के अराउंड था। तो मैक्सिमम रेवेन्यू जो जनरेट हो सकता था वो कहाँ से हो सकता था, फार्मर्स से हो सकता था, ठीक है। तो ये कहा गया लैंड रेवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। देयर वर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो 3 तरीके का कौन कौन था, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम एंड रैयतवारी सिस्टम। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। द बेसिक डिफरेंस इन दीज सिस्टम वॉज रिगार्डिंग द मोड ऑफ पेमेंट। द डिफरेंस क्या था, जो मोटिव था इम्प्लीमेंटेशन का वो था कि लैंड रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या था कि जो मोड ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट करने का तरीका था कि पीजेंट्स डायरेक्टली या तो ब्रिटिशर्स को पे करेंगे या फिर ज़मींदार के थ्रू पे करेंगे या किस तरीके से करेंगे, वो तीनों में डिफरेंस था, वो हम समझेंगे आगे। ज़मींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और परमानेंट सेटलमेंट को ही बोलते हैं हम ज़मींदारी सिस्टम। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम। और ज़मींदारी सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़मींदार जो थे ये इंटरमीडियरीज का काम करते थे। वो पीजेंट से क्या होता था कि पैसा कलेक्ट करके, रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देते थे। तो जो लैंड का ओनर होता था वो कौन होता था, ज़मींदार होता था। ज़मींदार का क्या काम होता था कि आप पैसा कलेक्ट करो फार्मर से, पीजेंट से, ठीक है, और आप कंपनी को जाके जमा कर दो, कंपनी को आप डिपॉजिट कर दो वहाँ जाके, ठीक है। तो इनका कुछ कट होता था, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस परमानेंट सेटलमेंट को हम ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको ज़मींदारी सिस्टम पूछ दिया जाए एग्जामिनेशन में या फिर परमानेंट सेटलमेंट, तो आपको पता होना चाहिए। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, ईयर से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप लॉर्ड कॉर्नवालिस किसने इंट्रोड्यूस किया और कब किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ आपको याद रहे ना रहे, आपको ये दोनों चीज़ याद रहना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन टोटल लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय जमींदार वॉज केप्ट एट 10/11। मतलब इसका क्या होता है कि 89% जो शेयर होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ब्रिटिशर्स के पास, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। और जो 11% का शेयर होगा वो कौन रखेगा, वो ज़मींदार रखेंगे। कौन रखेंगे, ज़मींदार। मतलब कि 11 में से 10 भाग जो है वो ब्रिटिशर्स के पास जाएगा और 1 भाग जो है वो ज़मींदार रखेंगे अपने लिए, ठीक है। तो ये उनका कमीशन था और ये टैक्स था एक्चुअली, ठीक है। ये रेवेन्यू था, ये टैक्स था इस तरीके से। द सिस्टम वॉज मोस्ट प्रिवेलेंट इन वेस्ट बंगाल,
बिहार, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ यूपी एज वेल। ठीक है, क्योंकि देखो यूपी में महलवारी सिस्टम भी इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बंगाल वाला रीजन यूपी को कवर नहीं करता है। कुछ जैसे जो इसके इर्द गिर्द जो रीजन है, जैसे ठीक है जो अवध का कुछ पार्ट है वो बंगाल से अगर सटा हुआ है तो वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन होता था, लेकिन मेजॉरिटी जो आपसे पूछा जाएगा ठीक है वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, लेकिन सम पार्ट ऑफ यूपी, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश एज वेल। ठीक है, तो मेजॉरिटी क्या है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कवर्ड 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इंडिया नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ब्रिटिश इंडिया, मतलब पूरे ब्रिटिश इंडिया में जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल करती थी, उस लोकेशन का जो 19% एरिया था वो वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट का इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या क्या होता था। मतलब ये तो हुआ ओवरऑल कि मतलब क्या परमानेंट सेटलमेंट किसे कहते हैं, उनका क्या रूल था। अब जो परमानेंट सेटलमेंट का अग्रीमेंट था ठीक है ज़मींदार्स और ब्रिटिशर्स के बीच में या रैयत के बीच में यानी पीजेंट्स के बीच में, वो क्या था उसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, द ज़मींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड। जो लैंड होता था, जो जहाँ पे खेती होती थी, जहाँ पे फार्मर्स काम करते थे, वो लैंड किसका होता था, वो होता था ज़मींदार का, और उन पे उनका हक होता था परमानेंटली। मतलब अगर उनका हक है तो नेक्स्ट आने वाले जनरेशन में उनके बच्चों का हक होगा, तो इस तरीके से वो परमानेंट ओनर्स थे। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशंस दिया गया था, दोज हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट देयर जमींदारी। अब मान के चलो आपको 10 भाग जो है 10th पार्ट जो है आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है एक एग्जैक्ट डेट या टाइम पे। अगर आप उस डेट या टाइम तक आप नहीं दे पाते हो ये रेवेन्यू, ठीक है, तो आपसे ज़मींदारी का जो है हक छीन लिया जाएगा, आपसे ले लिया जाएगा, आपको डीबार कर दिया जाएगा। तो उस केस में आपसे ज़मींदारी का हक छीन लिया जाता था। तो इससे बचने के लिए ज़मींदार क्या करते थे, इससे बचने के लिए ज़मींदार क्या करते थे, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या ना हो उस लैंड पे, वो पीजेंट्स के ऊपर जो है प्रेशर बनाते थे, क्रिएट करते थे कि पीजेंट्स आपको चाहे जो भी हो देना होता था। अब बताओ अगर मान के चलो खेती नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, तो पीजेंट्स क्या करते थे, वो लोन लेते थे। लोन देने वाले भी होते थे इंटरमीडियरीज, और लोन देने वाले कौन होते थे, यही ज़मींदार होते थे। तो वो लोन देते थे इनको, ठीक है, ये लोन ले करके फिर पीजेंट्स लोन लेते थे और इनको वापस से चुकाते थे। तो असली जिनको मतलब डिटोरिएट किया गया, जिन पे सबसे ज़्यादा नुकसान जिनको होता था, वो होता था पीजेंट्स। ठीक है, तो ज़मींदार तो कैसे भी करके अपनी ज़मींदारी को बचाने के लिए वो पीजेंट्स को लोन देके उन्हीं से पैसा लेकर के वो ब्रिटिशर्स को सबमिट मतलब जमा कर देते थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता था वो पीजेंट्स का होता था। ये बहुत ही मैन्युपुलेटिव काइंड ऑफ सेटल मतलब अग्रीमेंट किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ पीजेंट्स का हुआ। ठीक, तो वही कहा गया, दे वर गिवन इंस्ट्रक्शन टू पे 89% ऑफ द एनुअल रेवेन्यू, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। ठीक है, द जमींदार्स वर लेफ्ट इंडिपेंडेंट इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब उनका जो काम करने का तरीका था उनमें ब्रिटिशर्स का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, वो अपने तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ज़मींदार जो है अपने लैंड को इम्प्रोवाइज करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, बस उनको रेवेन्यू चाहिए टाइम पे, उनको मिल गया, वो ब्रिटिशर्स को जाके देते थे। इससे क्या होता था कि जो लैंड की फर्टिलिटी थी, ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है, वो भी डिटोरिएट हो जाता है। क्या होता है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना आप डिटोरिएट का मतलब वो उपजाऊ कम होने लगती थी, बहुत नुकसान होता था लैंड को भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैयतवारी सिस्टम के बारे में। आपको परमानेंट सेटलमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम के बारे में या सेटलमेंट के बारे में, और इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था, 1820 में। अब देखो कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में क्रोनोलॉजी भी पूछ लिया जाता है। क्या, क्रोनोलॉजी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ईयर के साथ। तो पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले आप इसको क्रोनोलॉजी में सजाओ, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको आप मतलब सही करो। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट हुआ या फिर रैयतवारी हुआ या फिर महलवारी सिस्टम हुआ, तो आपको ये देखना है। तो आपको ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट समझते हैं। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन सदर्न इंडिया, मतलब मैंने आपको मैप दिखाया था, देयर वॉज अ मूव अवे फ्रॉम आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। जब ब्रिटिशर्स को लगा या बहुत सारे पीजेंट्स जो हैं बगावत करने लगे, वो अपने वॉइसेस को रेज करने लगे, तो सदर्न इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स ने एक नया मतलब पॉलिसी लेकर के उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, ट्राई किया, वो था रैयतवारी सिस्टम का। रैयत का मतलब पहले समझ लो यहाँ पे,
रैयत का मतलब होता है किसान, यानी पीजेंट्स ही एक तरीके से होता है। क्या होता है? पीजेंट्स, ठीक है, जो किसी के खेत में काम करते हैं, ठीक है, मतलब उनका खुद का खेत होता है, मतलब फील्ड होता है और वहाँ पे काम करते हैं, किसान को ही बोलते हैं हम रैयत, एक नया टर्म है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि रैयत क्या है। रैयत इज ए टर्म विच इज़ यूज फॉर पीजेंट्स और द फार्मर्स, ठीक है। तो रैयत उन्हीं को बोलते हैं रैयतवारी सिस्टम। और इस नाम से क्यों इम्प्लीमेंट किया गया वो भी हम आगे समझेंगे। अ सिस्टम दैट केम टू नॉन एज रैयतवारी सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, एंड सर थॉमस मुनरो। अब देखो ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। अब देखो अलेक्जेंडर रीड इन्होंने आइडिया दिया था, ये जो टर्म है ना, ये आइडिया इन्होंने दिया था, लेकिन इम्प्लीमेंट किसने किया था? थॉमस मुनरो। अब आप बात करते हैं कि थॉमस मुनरो कौन थे। थॉमस मुनरो कौन थे, ठीक है, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर, ठीक है, 1827 तक ये गवर्नर रहे थे। अब देखो कंफ्यूज मत होना कि गवर्नर, देखो अभी जो 1827 चल रहा है, मैं आपको जब गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा और आप अगर पॉलिटी का लेक्चर देखे हो, ठीक है, पॉलिटी का लेक्चर, तो वहाँ पे मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ाया था। ये इन सबसे पहले हो चुका है कि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, ठीक है। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। तो लेकिन फिर भी जो प्रेसिडेंसीज होती थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, वहाँ पे भी इंडिविजुअल्स गवर्नर होते थे, अलग अलग स्टेट, अलग एक स्टेट समझ लो, एक प्रेसिडेंसी को स्टेट समझो, उस स्टेट का भी एक गवर्नर होता था और एक ओवरऑल गवर्नर जनरल होता था, जो कि उसको बोलते थे हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मुनरो थे वो कौन थे? मद्रास के गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर थे, ठीक है। तो उन्होंने इंप्लीमेंट किया था इस चीज को। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अंडर द रैयतवारी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वॉज पेड बाय द फार्मर्स डायरेक्टली टू द स्टेट। अब देखो यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रहा होगा, जमींदार क्या यहाँ पे इनको क्रॉस कर दिया गया है। मतलब अब पहले क्या होता था कि रैयत से जमींदार कलेक्ट करते थे और जमींदार किसको जाकर के देते थे? ब्रिटिशर्स को। लेकिन अब क्या होता है कि जमींदार को बीच में से हटा दिया गया, मतलब कि जो इंटरमीडियरी का जो रोल था उसको हटा दिया गया। अब क्या है कि रैयत जो है सीधा क्या ब्रिटिशर्स को अपना जो है रेवेन्यू जा करके देंगे, मतलब बीच में से बिचौलिए का काम खत्म। तो ये एक अलग प्रोविज़न था, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है, कि जमींदार का यहाँ पे रोल था या नहीं। तो रैयतवारी सिस्टम में जो रैयत यानी किसान थे वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके रेवेन्यू अपना जमा करते थे। इन दिस सिस्टम द इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स कॉल्ड रैयत हैड फुल राइट्स रिगार्डिंग सेल, ट्रांसफर एंड लीजिंग ऑफ द लैंड। देखो जमींदारी सिस्टम यानी कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जमींदार जो लैंड के ओनर होते थे। रैयतवारी सिस्टम में क्या होता था कि रैयत के पास जो है फुल राइट्स होता था अपने लैंड को लेकर के, चाहे अपने लैंड को बेच दें, ट्रांसफर कर दें या लीज कर दें। अब कभी कभी क्या होता था कि जब रैयत अपना जो रेवेन्यू था वो नहीं जमा करा पाते थे, तो उस केस में उनको चुकाना तो था ही, तो उस केस में अपने लैंड को बेच भी सकते थे, किसी को लीज में भी दे सकते थे या ट्रांसफर भी कर सकते थे, ये राइट्स उनके पास थी। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है द रैयत कुड नॉट बी इवेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड द रेंट। रैयत को आप जब तक उनके ज़मीन से नहीं हटा सकते हो जब तक वो अपना रेंट पे कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स को जो रेवेन्यू चाहिए वो दे रहे हैं, तो आप अपने लैंड के मालिक हो। इन केस अगर आप नहीं दे पाते हो, तो जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम में भी उनकी ज़मींदारी ले ली जाती थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका जो लैंड पे हक है वो भी छीन लिया जाएगा अगर आप नहीं पे करते हो, ठीक है। इट वॉज प्रेवलेंट इन मोस्ट ऑफ द सदर्न इंडिया, जो बेसिकली सदर्न इंडिया का पार्ट है, मैंने आपको मैप में दिखाया था लास्ट, ठीक है, यहाँ पे भी तो आप देख लो। तो जो ये रीजन है ना, ये वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे जो है रैयत वारी सिस्टम इंप्लीमेंट होता है। कहाँ पे? मैंने आपको मैप में दिखाया था, ठीक है, ये वाला रीजन। लेकिन कुछ पार्ट आसाम में भी होता है इधर, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु, पहले सबसे पहले कौन से स्टेट में, कौन से प्रोविंस में किया गया? तमिलनाडु में किया गया। इट वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू महाराष्ट्र, बिहार, ईस्ट पंजाब, कुर्ग एंड आसाम, इवन आसाम में भी, मतलब कि यहाँ पे भी, इस वाले रीजन में भी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। एक्चुअली ये वैसे ये सब जो हायर एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे ये सब
स्टेट वाइज पूछा जाता है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में बस ये जानना होगा कि इसको इम्प्लीमेंट किसने किया था और कब किया था, तो आपको पता होना चाहिए 1820 में, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम वॉर एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। इस सिस्टम का एडवांटेज क्या था कि मिडल मैन का जो रोल होता था वो हटा दिया गया और डायरेक्टली रैयत जो है वो ब्रिटिशर्स को देते थे, और जो भी मुनाफा होता था, जो भी प्रॉफिट वो डिजर्व करते थे, वो उनके पास होता था, ठीक है। और एक कवर्ड 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब पूरे ब्रिटिश इंडिया का 51% जो एरिया था वो रैयतवारी सिस्टम के अंडर में आता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो महलवारी सिस्टम में क्या होता था, ये है नेक्स्ट हमारा महलवारी सिस्टम, ठीक है। महलवारी सिस्टम में क्या होता था, बाय द अर्ली 19th century द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज्ड अगेन। मतलब 19th century आते आते ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें फिर से एक बार जो है रेवेन्यू सिस्टम हमारा चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने महलवारी सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेके आया, और इस कॉन्सेप्ट को कौन देते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। द रेवेन्यूज कैन नॉट बी फिक्स्ड परमानेंटली एज सच अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। अब देखो क्या होता था कि कंपनी को ऐसा लगा कि हम रेवेन्यू को फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे 1/10 ही लेना है व कुछ भी लेना है। तो इस तरीके से क्या था कि कभी कभी कंपनी को ज़रूरत होती थी बहुत ज़्यादा पैसों की, जैसे अगर वॉर हो रहा है कहीं किसी से, तो उस टाइम पे ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए उनको, तो एक ऐसा सिस्टम लाओ जहाँ पे कुछ फिक्स ना हो, ठीक है, और उनको एक्सप्लॉइट भी ना किया जाए। तो महलवारी सिस्टम का सबसे फ़ायदा क्या था ना, इसमें जो लैंड को मेज़र करके, लैंड मेजरमेंट इसमें हुआ था, ठीक है। अगर वहीं परमानेंट सेटलमेंट की बात करूँ, वहाँ पे कोई भी लैंड मेजरमेंट एज सच नहीं किया गया था प्रॉपर तरीके से, बस एक फिक्स कर दिया था कि आप इतना पैसा दो, इतने टाइम तक दो, ठीक है, 1/10 या 1/20 जो भी आपने 10th 11th by 10 मतलब 10th by 11th मतलब कि 89% आपको कंपनी को देना है, बाकी आप ज़मींदार रखेंगे, उनमें कुछ होगा जो रैयत रखेंगे। तो ये उनका मतलब टोटल कैलकुलेशन था। लेकिन महलवारी सिस्टम में क्या होता है कि लैंड का मेजरमेंट किया जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आप कितना पैसा दोगे, ठीक है। और इन 1882 इंग्लिश मैन, एक ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, गवर्नर नहीं थे, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, इन्होंने ये टर्म को डिवाइस किया था, कौन सा, महलवारी सिस्टम का कॉन्सेप्ट का। महलवारी सिस्टम ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है, ईयर 1822 एंड हॉल्ट मैकेंजी, ये नाम आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लगा लो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सिस्टम था कहाँ पे लाया गया था, यहाँ पे, कौन सा, पंजाब यूपी वाला रीजन, जो ऊपर जो नदन पार्ट है ये यहाँ पे लाया गया था, ठीक है, वही लिखा गया। मोस्ट ऑफ द एरिया इन नाउ उत्तर प्रदेश, अभी का जो है अगर आप कॉन्टेम्प्रेरी देखो तो उत्तर प्रदेश का जो मेजोरिटी ऑफ द एरिया है, ठीक है, स्पेशली जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वो जो है महलवारी सिस्टम के अंडर में आता था। अंडर महलवारी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेडमैन ऑन बिहाफ ऑफ द होल विलेज एंड नॉट अ जमींदार। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो आप, हमने परमानेंट सेटलमेंट देखा, उसमें ज़मींदार जो थे इंटरमीडियरीज का रोल करते थे, वो कलेक्ट करते थे। रैयतवारी में क्या था कि रैयत जो थे यानी कि फार्मर्स जो थे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को जाके देते थे। लेकिन जो महलवारी सिस्टम था, सपोज करो ये एक पूरा गांव है, ठीक है, ये जो है एक पूरा गांव है इस तरीके से, ठीक है, तो इसको हम पूरे गांव को, एक पूरी एरिया को सेलेक्ट, एक या एक से ज़्यादा गांव भी हो सकते थे, उनको एक सेलेक्ट करके उनको एक बोलता था महल का टर्म दिया गया, महल, ठीक है, एक गांव या 2 गांव या 3 गांव, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लेंथ, ठीक है, जो भी इनका कैलकुलेशन था, तो उनको महल बोला गया। अब ये कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप एज ए यूनिट काम करोगे, क्या करोगे, यूनिट, मतलब ये जो पूरा महल है यानी कि जो ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं, या एक विलेज हो या 2 हो, वो एक यूनिट की तरह काम करेंगे। आप अपना प्रोडक्शन करो, आप खेती करो, और पूरे गांव में मिलके उन्होंने एक सेलेक्ट किया हेडमैन को, और वो एक गांव का ही कोई इंसान होता था, एक बंदा होता था जिसके विलेज हेडमैन। उनका क्या काम होता था कि जिस दिन भी मतलब रेवेन्यू जाके जमा करना है, वो हेडमैन क्या करता था कि बाकी सभी लोगों से जो मिलकर, वो सब लोग इकट्ठे काम करते थे, कोई किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, पूरे गांव मिलकर इकट्ठे काम करते थे। और विलेज हेडमैन का काम होता था कि जो भी प्राइस फिक्स किया गया है रेवेन्यू, वो इकट्ठा करना है और ब्रिटिशर्स को जाके जमा कर देना है। यहाँ ये एज ए यूनिट, मतलब इसलिए इस टर्म को दिया गया महलवारी सिस्टम, मतलब एज ए यूनिट काम करते थे, एक गांव हो 2 गांव हो, सब अपना अपना काम करते थे और रेवेन्यू मतलब जमा करा देते थे हेडमैन को। और हेडमैन क्या होता था, तो ये इंटरमीडियरीज नहीं था,
बल्कि एक पोजीशन था जिनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी विलेज हेडमैन को कि आप सबसे इकट्ठा करके हमें ला करके दे दो, ठीक है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट की तरह नहीं है कि इंटरमीडियरीज है या इसका कोई कमीशन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है महलवारी सिस्टम में। अब देखो यहाँ पे और थोड़ा सा इमेज के थ्रू समझते हैं। इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आया है, नाम आया है विलियम बेंटिक, ठीक है। और आपने लास्ट में देखा था हॉल्ट मैकेंजी। तो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि हॉल्ट मैकेंजी ने महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सबसे पहली बात तो कब 1822 में। यहाँ पे लिखा गया है कि इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक इन 1833 इन सेंट्रल प्रोविंस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आगरा पंजाब गंगेटिक वैली एंड ब्रिटिश एटसेट्रा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब स्टार्ट तो किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के थ्रू, लेकिन बाद में जैसे कि बहुत सारा जो प्रोविंस जैसे यूपी वाला जो रिमेनिंग पोर्शन था, ठीक है, या फिर आगरा रीजन हो गया पंजाब, वहाँ पे इसको और इंट्रोड्यूस किया गया, अच्छे तरीके से इनको इंप्लीमेंट किया किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। तो आपको एग्जामिनेशन में ध्यान देना है, ये कंफ्यूजिंग है, कहीं पे आपको 1822 दिखेगा, कहीं पे आपको 1833 दिखेगा। लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो आपको हॉल्ट मैकेंजी जो थे उन्होंने 1822 में इसको किया था। लेकिन विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने इसको स्प्रेड किया, इसको इम्प्लीमेंट करने में और सहायता की, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नर जनरल थे। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे गवर्नर जनरल को अलग तरीके से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। महलवारी सिस्टम हैड मेनी प्रोविजंस ऑफ बोथ जमींदारी सिस्टम एंड रैयतवारी सिस्टम। देखा, दोनों को मिक्स करके बनाया है। इंटरमीडियरीज जैसे जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जमींदार जो होते थे वो इंटरमीडियरीज होते थे, और रैयत बारी में क्या होता था कि डायरेक्टली रैयत जो होते थे ब्रिटिशर्स को देते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों को मिक्स करके एक बना दिया गया। एक हेडमैन को उन्होंने डिसाइड किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप कलेक्ट करो, ठीक है, लेकिन उसका रोल जमींदार की तरह नहीं था, और एक तरीके से डायरेक्ट जो कनेक्शन था फार्मर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में वो भी मेंटेन था। तो इस तरीके से मिक्स था। लैंड डिवाइडेड इंटू महल्स, मैंने आपको समझाया महल्स क्या था। कंप्राइज्ड वन और मोर विलेजेस, ओनरशिप राइट्स वर वेस्टेड विद द पीजेंट्स। जो पीजेंट्स काम करते थे, लैंड का जो ओनरशिप होता था उन्हीं के पास होता था। द विलेजेस कमिटी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। कमिटी का एक होता था हेडमैन, कौन होता था, हेडमैन, तो वो उसका काम होता था कलेक्ट करके आप जमा करा दो, ठीक है। तो ये था, तो वही कहा गया द विलेज वॉज कन्वर्टेड इनटू वन बिगर यूनिट कॉल्ड महल एंड वॉज ट्रीटेड एज वन यूनिट फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक यूनिट की तरह काम करते थे, उनका काम था कलेक्ट करके जाके दे देना। अब देखो, द रेवेन्यू अंडर महलवारी सिस्टम वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली एंड नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। पहले क्या होता था, परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स कर दिया जाता था कि आपको इतना देना है, लेकिन यहाँ पे है कि आपको पीरियोडिक टाइम टू टाइम आपकी मतलब जो रेवेन्यू आपको देना वो चेंज किया जाएगा। दे विल चेंज द प्राइस ऑफ द रेवेन्यू। तो आपको, और यहाँ पे मेजरमेंट भी किया गया था लैंड का, मेजरमेंट ऑफ लैंड ये भी कहा गया था। द सिस्टम वॉज पॉपुलराइज्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक इन आगरा एंड अवध। देखो, इंट्रोड्यूस विलियम बेंटिक ने नहीं किया था, मैं अगेन आपको ये बता रहा हूँ। एंड लेटर एक्सटेंडेड टू मध्य प्रदेश एंड पंजाब, ठीक है। बाद में इसको पॉपुलराइज किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा आगरा या अवध वाले रीजन में, और आगे जाके मध्य प्रदेश एंड पंजाब वाले रीजन। कवर्ड 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये कितना करता था, 30%, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है महलवारी सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं, एक टॉपिक है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब देखो, इस टॉपिक को पढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ठीक है, और उनके बुक्स के बारे में मुझे बताना था। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली आपको फैक्ट बता देता तो शायद आप रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए आपको ये थ्योरी जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट है। आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा भी, पूछ सकता है, लेकिन आप इसको फैक्ट की तरह भी याद कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। वो क्या है, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के मतलब कारण क्या क्या रहे हैं, उनको एनालाइज किसने किया। तो दादा भाई नौरोजी वॉज एन अर्ली पायनियर इन द स्टडी ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड पॉवर्टी। दादा भाई नौरोजी जो थे एक फ्रीडम फाइटर्स रहे, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। उन्होंने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है उसको समझते हैं।
जिस तरीके से प्लाइट किया गया पीजेंट्स का हमारे कंट्री में, जिस तरीके से हाई रेवेन्यू सिस्टम था, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, रैयतवाड़ी सेटलमेंट हो या फिर महलवारी सेटलमेंट हो, जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ पीजेंट्स का वो तो बहुत हाई लेवल पे किया गया। कोई भी सेटलमेंट, कोई भी जो रेवेन्यू सिस्टम था वो परफेक्ट नहीं था, ठीक है। हर एक में अगर किसी को नुकसान हुआ तो पीजेंट्स थे, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में जमींदारों से भी लिया गया, मतलब छीन लिया गया लैंड, वो अलग बात है, लेकिन जो मोस्ट सफरर्स थे वो थे पीजेंट्स, ठीक है। तो उनकी स्टडी करके एक थ्योरी उन्होंने डेवलप किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। मतलब जो हमारा वेल्थ है कंट्री का वो ड्रेन हो रहा है। ड्रेन कहाँ हो रहा है? ड्रेन होने का मतलब वो बाहर निकल रहा है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि पैसा हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, वो इंडिया से करवाते थे और यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर देते थे। कहाँ पे? ब्रिटिश में या फिर बाहर यूरोपियन कंट्रीज में। और वहाँ पे वो उसको प्रोड्यूस करके, मतलब उनको मैन्युफैक्चर करके, उनको रिफाइन करके वापस इंडियन मार्केट में जो है वो ला के बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। तो पैसा जो है, प्रोडक्शन जो है, जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ का होता था? हिंदुस्तान का होता था, भारत का होता था। और उसको प्रोसेस करवा के बाहर वापिस से भारत में ला करके उससे वो पैसा जनरेट करते थे, रेवेन्यू जनरेट करते थे। फर्स्ट ये चीज़, ठीक है। सेकेंड था जो पीजेंट से रेवेन्यू लिया जाता था, ठीक है, वो कहाँ पे खर्च किया जाता था? वो पीजेंट्स के ऊपर खर्च नहीं किया जाता। मैक्सिमम कहाँ किया जाता था खर्च? जो मैक्सिमम खर्च किया जाता था वो मिलिट्री पे, ठीक है। मिलिट्री इन द सेंस कि जो वॉर हो रहा है, चाहे वो विदेशों में वार हो रहा हो, ठीक है, या फिर इंटरनल वॉर हो रहा हो, ठीक है। जैसे अगर हमारी टेरिटरीज, जैसे अगर मान के चलो उनको निज़ाम से युद्ध करना है, लड़ाई करना है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? ये रेवेन्यू से ही तो जनरेट हो रहा है ना। तो हमारा पैसा लेके हम ही पे वो रूल करने की कोशिश कर रहे थे और रूल कर भी रहे थे। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और इनको प्रोपाउंड किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्टली आपके सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। पॉइंट थोड़ा समझ लेते हैं। ही वॉज कन्विंस्ड दैट द मेन रीजन बिहाइंड पॉवर्टी वॉज द कॉलोनियल रूल दैट वॉज ड्रेनिंग द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ आपको, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होते थे वो ब्रिटिश में बैठते थे वहाँ, ठीक है, लेकिन उनकी सैलरी भी जो है इंडियन मतलब रेवेन्यू से जाती थी उनके पास। अब बताओ, जो इंसान ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर है और वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, उसको भी सैलरी यहाँ से दिया जा रहा है, मतलब कि इंडियन रेवेन्यू से उनको सैलरी जा रही है। बाद में उसको चेंज किया गया, हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत टाइम तक जो है वहीं से जा रहा था। तो बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स थे जो काम वहाँ के लिए करते थे और पैसा यहाँ से ले रहे थे। तो एक तरीके से ड्रेन हो रहा था हमारे वेल्थ का, और ये वन ऑफ द मेजर रीजन था हमारे देश में पॉवर्टी और फेमाइन आने का, ठीक है, फेमाइन। दादा भाई नौरोजी प्रोपाउंडेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन 1867। ये भी आपको डेट याद रखना है, ठीक है। मेनी रिसर्चर्स हैव फर्दर एनालाइज्ड एंड डेवलप्ड इट, इंक्लूडिंग आर सी दत्ता, ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त थे, इन्होंने भी उस थ्योरी को भी स्टडी किया था, ये भी। और इनकी एक बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कौन सा है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखी है? आर.सी. दत्त ने। ये मार्क कर लो, ठीक है। इसमें बात किया गया है पॉवर्टी से रिलेटेड, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से रिलेटेड, इन सब के बारे में बात किया गया है, ठीक है। एक और बुक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी जिन्होंने दादा भाई नौरोजी ने लिखी है इस किताब को। कौन सा? ये बहुत ही फेमस बुक है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में ही बताया गया है। तो दो किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी दो बुक के बारे में मैं आपको बताने वाला था। लेकिन अगर डायरेक्टली मैं बता देता तो आपको शायद याद नहीं रहता, या फैक्ट्स याद, मतलब क्योंकि फैक्ट्स आप डायरेक्टली पढ़ोगे लूसेंट से, अगर आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में फिर भी तो समझ में आएगा, लूसेंट से अगर आप पढ़ रहे हो तो सीधा फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बुक को क्यों लिखा गया, उसके पीछे रीज़न क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अगर आप समझ गए तो बुक का नाम भी आपको ऑटोमेटिक जो है याद रहेगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ही क्रिटिसाइज दैट आउट ऑफ रेवेन्यूज रेज्ड इन इंडिया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द मनी, देख लो 1/4 ऑफ द मनी विच इज रेज्ड इन इंडिया गोज टू इंग्लैंड। अब सोचो 4 में से जो 1 हिस्सा है वो यहाँ से जा रहा है, कहाँ? ब्रिटिश के पास जा रहा है, सोच लो। बाकी 3 यहाँ पे खर्च हो रहा है, वो भी खर्च कहाँ पे? ब्रिटिशर्स अपनी मिलिट्री पे, ये सब पे खर्च कर रहे हैं, विच इज़ द मेन कॉज ऑफ इंडियाज पॉवर्टी। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है, आपको बस इसमें 2 चीज़ याद रखना है।
कि दादा भाई नौरोजी की किताब है कौन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दूसरी बुक कौन सी है, आर सी दत्ता यानी रोमेश चंद्र दत्ता, ठीक है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये 2 बुक आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो बुक्स एंड ऑथर्स में करवाऊंगा आपको अलग से, लेकिन चैप्टर के साथ करने से ये होता है कि आपको याद, आप रिलेट कर पाओगे। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो कंफ्यूज नहीं है दोनों बुक में, एक आर.सी. दत्ता ने लिखा है और एक दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।